हाँ बाबू, देखो नेक्स्ट फेज में हम लोग चैप्टर 1 का ही क्लास 7 के जो चैप्टर 1 है, व्हेन वेयर एंड हाउ, उसमें सोर्सेज पर मैं ना एक वीडियो जस्ट बना रहा हूँ। इस तरीके से चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो सोर्सेज में मैंने तुमको वहाँ पर क्लास में, जब 2-3 क्लास में हम लोगों ने इस पर बहुत पर्टिकुलर एक एक करके चर्चा किया था। लिटरेरी सोर्सेज हमारा हो गया। इस उसमें हम ऑटोबायोग्राफी को शामिल करेंगे, है ना, और उसको मेमोरीज को कहेंगे। बायोग्राफी हो गया एंड क्रॉनिकल्स हो गए हमारे, और इलिस्ट्रेटेड लिटरेरी वर्क्स को उसमें शामिल किया गया है। इसके बाद में फॉरेनर ट्रेवल्स अकाउंट जो हमारे हैं उसको भी शामिल किया गया है। इसके बाद में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तुम देखोगे जिसमें कॉइन्स वगैरह की चर्चा किया गया। एपिग्राफिकल सोर्सेज हमारा हो गया, कॉन्टेक्ट विद द फॉरेनर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस हमारे हो गए। तो इस पर हम लोग ना 2 और 3 क्लासेज में एक एक करके ना लाइन बाय लाइन काफ़ी अच्छे से स्टडी किया था, समझा था, जानने का प्रयास किया था। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये वही चीज़ों की ना, उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति होगी, है ना। फिर से एक बार रिपीटेशन से इस बात का हमारा होगा, वो रिकॉल करने के लिए। इतिहास पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, बार बार पढ़ना होता है। एक बार कोई बातें छूट गई, समझ में नहीं है, तो फिर दोबारा उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो अगेन यहाँ पर सोर्सेज में लिटरेरी सोर्सेज का जिक्र कर रहा है, और देर आर वेराइटी ऑफ द लर्न अबाउट द पास्ट, बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाता है। बट मिडाइवल इरा में ना पेन पेंसिल का जो था, एंशियंट टाइम में तो पाम लीफ वगैरह पर ही हमारा ये सब चीज़ों को लिखा जाता था, जिसको ये लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। लेकिन जब पेन और पेंसिल का जब हमारा डिस्कवरी हो गई, तो वहाँ पर ना लिटरेरी वर्क ज़्यादा होने लगे हमारे। देखो इसमें दे भी रहा है, पामलीफ और ब्रिजबाग के बारे में दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मिडाइवल एरा में बुक अपेयर हमारे होने लगे। पेपर और पेंसिल वगैरह का, पेन वगैरह का डिस्कवरी हमारी हो चुकी थी। तो इसमें लिटरेरी सोर्सेज की ना मात्रा तुमको ज़्यादा देखने को मिली मिडाइवल ईरा में, ठीक है ना, जिसमें पांडुलिपियाँ भी हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह के बारे में चर्चा की एंड द सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द अनदर। जिसमें देखो एक तो होता है किताब किस प्रकार के हो सकते हैं हमारे, तो ऑटोबायोग्राफी होती है और उसको मेमोरीज भी कहते हैं। अब ये बाबर था, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बाबरनामा, है ना। जहांगीर का था, जहांगीर का तुजुकी जहांगीरी कहा जाता है हमारा, इस ये भी पढ़ा लिखा था, अच्छा नॉलेज रखता था। तो ये लोगों ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था। तो ऑटोबायोग्राफी में अगर बाबर अपने बारे में जिक्र कर रहा होगा, तो इस बात का जिक्र किया होगा ना कि उसका शासन कैसा रहा होगा, है ना, उसने व्यक्तिगत तौर पर क्या समझ रखती होगी उसकी अपना। तो ये तमाम प्रकार के जो ऐसे जो चीज़ों का जो जिक्र किया गया है, उससे मेडाइवल जो हमारा टाइम होता है ना, उसका आकलन कर सकते हो तुम हिस्ट्री में कि कैसे वो तुम्हारा उस समय का टाइम दौर क्या रहा होगा हमारा। नेक्स्ट है बायोग्राफिकल एंड क्रॉनिकल्स हमारे हो गए। तो क्रॉनिक्स में तो वही बार बार मैंने बताया था कि समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ना, वो एक कंप्लीट क्रॉनिक ऑर्डर हमारा बना हुआ रहता है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि एक तरफ टाइम होगा, दूसरी तरफ घटनाओं का हमारा जिक्र होगा। ठीक है। तो उसमें क्रॉनिकल्स हमारे होते हैं। क्रॉनिक्स आज भी हमारा आता है। जैसे मान लो कि तुम ये मंथली जो पत्रिका पढ़ते हो, मासिक जो पत्रिका हमारी आती है, वो क्रॉनिक्स का ही हमारा हिस्सा होता है। मान के चलो कि अगर 2020 के जनवरी में वो प्रारंभ हो गया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे क्रॉनिक में टाइम वाइज कर रहा है ना कि जनवरी 2020 में क्या हुआ था। वो पॉलिटिकल मैगजीन ही हो सकती है, वो कल्चरल मैगजीन ही हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारा। फिर फरवरी में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ, अप्रैल में क्या हुआ, जून में क्या हुआ, जुलाई में क्या हुआ, ऐसे करके हमारा बनता है। तो वो पूरा एक साल का, 8 साल, 10 साल, 15 साल, जितना दिन तक वो पत्रिका चलेगी तुम्हारी, क्रॉनिकल पत्रिका मैगजीन वगैरह हमारी होती है, उससे तुम इसकी जानकारी गेन कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्रॉनिकल्स भी हमारे थे जो इसको मदद कर रहे थे। इसमें मोटे तौर पर जो बायोग्राफिकल कंसेप्ट दिखा है, राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा था। ये संस्कृत भाषा में है, कल्हड़ की राजतरंगिणी, जो तुम्हारे कश्मीर की इतिहास, कश्मीर के रूलर्स की कहानी उसमें बताने का प्रयास हमारा कर रहा है। फिर इसके बाद में कुमारपाल चरित्रम के बारे में ये क्षेमेंद्र नाथ ने लिखा था। ये वही पाल वंशीय शासक जिसने ये क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे हमारे देश के लिए। इसमें पालाज डायनेस्टी का कहीं तुम्हारा होगा तो उसको मैं डिटेल्स में बताऊंगा भी, है ना।
और इसके बाद में नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो, लिखा था उन्होंने, चंद्र बरदाई ने, उनके कवि थे, है ना, वो जो कविता लिखे थे ना, मोहम्मद गौरी को मारने के लिए, 4 बार 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण तो पर सुल्तान है मच्चू को चौहान, है ना। ये क्लास में हम लोग चर्चा करते भी हैं इन चीज़ों का, कि कैसे ये वहाँ पर उन्होंने उसे बदला लेने में पृथ्वीराज चौहान का मदद किया था। और तराइन का फर्स्ट वार, है ना, 1191 और 92 का, ये घटना जो थी तराइन के फर्स्ट वार का, जिसमें तुमको देखने को सेकंड में, जिसमें वो हार गए थे, जहाँ से राजपूताना का प्रभाव समाप्त हो गया था, और इस्लामिक में मोहम्मद गौरी ने बहुत हद तक इसको करने का प्रयास किया था, और कहीं ना कहीं भारत उसके कैप्चर में आने लगा। नेक्स्ट इसके बाद में तुम्हारा इलस्ट्रेटेड लिटरेरी वर्क्स में दे रहा है कि पेंटिंग्स वगैरह के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से। अब देखो तुम्हारे बुक में ही मिडाइवल हिस्ट्री है, तो चूंकि क्लास 7 के तुम लोग स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें केवल किताब में न बातें लिखी रहेगी तो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आप इन लोग को देखिए, शायद इन लोग को आप नहीं पहचानते होंगे, अल मसूदी है, अल बरूनी है, इब्न बतूता है, तो लगता है ना कि कौन लोग थे, कैसे लोग थे। या ये जो वर्क तुम देख रहे हो, इसी को इलस्ट्रेटेड वर्क कहते हैं। ये बुक के ना अट्रैक्टिव बना देता है, बुक को अट्रैक्टिव बना देता है, ताकि कंटेंट को समझने में तुम्हें सुविधा होती है, तुमको बुक को ना बार बार उठाने का मन करता है, छूने को मन करता है, देखने को मन करता है। किताब पढ़िएगा तब ना ज्ञान आपको आएगा, बिना किताब पढ़े हुए ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मैं पहले किताब ही पढ़वाता हूँ, इसके बाद ही दूसरा कोई काम होता है, जैसे ये वीडियो वाला काम हम लोग का हो रहा है। तो उसमें जैसे तुजुके बाबरी, बाबरनामा जो इसको हम लोग कहते हैं, आईने अकबरी, अकबर का जो कहानी वानी जो लिखी गई थी, इसके बाद में तुजुके जहांगीरी हो गई। तो ये तमाम प्रकार के ऐसे जो बायोग्राफिकल कंटेंट है हमारे, है ना, तो उसमें पेंटिंग्स हो गए, ब्यूटीफुल पेंटिंग को डालने का प्रयास किया गया, उसमें कुछ कलात्मक चीज़ों को, और उसके लाइफ में जनरल इन्फॉर्मेशन भी डालने का प्रयास। आप देखो ये कैसे हो जाता है। अब जैसे मोदी देश के शासक हैं, तो पब्लिक लाइफ में तो तुम देखते ही हो सब कुछ, तो कुछ ऐसे जो जनरल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी व्यक्तिगत सोच क्या होती है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं बन जाता है। उसको तुम जानने समझने का प्रयास करते हो ना, कि इनके परिवार में कौन लोग हैं, कैसे ये अपना सोते उठते जागते हैं। तो ये तमाम प्रकार के ऐसे बायोग्राफिकल चीज़ों में कुछ कुछ एक छोटे छोटे ना ये प्रोफाइल एंड फैक्ट फाइल टाइप का बना करके दिखाता है, तो उससे तुम इस चीज़ों का ना एनालिसिस कर सकते हो, और ये बुक को ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो ये भी वर्क हमारा हुआ था, जो इसके सोर्स को जानने का हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा इंपॉर्टेंट फॉरेनर ट्रेवलर्स। तुमको याद करो, क्लास 6 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, फाहियान के बारे में नाम सुना होगा। चीनी लोग आते थे पहले ज़्यादा भारत में, है ना, वेनसांग थे, फाहियान थे, इत्सिंग थे, संयुगन था, है ना, ये क्या कहते हैं, कंगूर और तंगूर जो कंसेप्ट है, उसमें भी तुम देखोगे इस चीज़ों का। तो तारानाथ लामा ने लिखा था कंगूर तंगूर नामक बुक्स को, तो ऐसे करके। तो उसमें इंपॉर्टेंट फॉरेनर ट्रेवलर्स में तो खास करके मिडाइवल में इस्लामिक ट्रेवलर्स ही आए थे, इस्लामिक अकाउंट में ही तुमको देखने को मिलता है, जिसमें स्पष्ट तौर पर जिक्र कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। और मान लो कि कोई ट्रेवलर है, उसको रुचि पॉलिटिक्स में है, तो स्वाभाविक है कि उसके जो अकाउंट होंगे उसमें पॉलिटिकल बातें ज़्यादा डिटेल्स में तुमको देखने को मिलेगी। जिसको सामाजिक में ज़्यादा रुचि है, उनका सोशल इम्पैक्ट तुमको देखने को मिलेगा। जिसको आर्थिक में रुचि है, वहाँ पर ज़्यादा उसको मिलेगा। तो ये नाम तुम्हारा इसमें आ रहा, अलबर्नी के द्वारा लिखा गया किताबुल हिंद, जिसको हम लोग ना भारत के इतिहास के जानने का एक सबसे बड़ा सोर्स मानते हैं, कंसिडरेबल टू बी द फाइनेस्ट फॉरेन अकाउंट ऑफ द मिडाइवल इंडिया। ये मध्यकालीन भारत का सबसे वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। इसके बाद में मार्को पोलो था, इसने भी अपने ट्रैवल अकाउंट में तमाम चीज़ों को जिक्र करने का प्रयास किया था। इसके बाद में मोरक्को से आए थे हमारे इब्न बतूता, ये इटालियन थे हमारे, ये मोरक्को से आया था इब्न बतूता, और इटालियन था हमारा निकोलो कोंटी। ये लोगों ने विजयनगर साम्राज्य, याद करो, वो हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने साउथ इंडिया में, आपको नहीं ये समझ में आएगा अच्छे से, ये मेडाइवल का पार्ट है, वो आगे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य कितना बड़ा था, हमारा कर्नाटक रीजन में तुमको पाया जाता है। ये 1294-95 की बात है हमारे। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा अकबर की चर्चा कर रहा है, अब्दुल रजाक की चर्चा कर रहा है। ये सब एम्बेसडर हुआ करते थे हमारे, वहाँ से भेजे जाते थे, और उन लोगों ने कुछ कुछ बातें लिखी, जिससे ये देखने को मिलता है हमारा। इसके बाद में ये है नाम तुम्हारा, जिसमें साउथ इंडिया के
ये क्या कहते हैं, शासकों की कहानी बताने का प्रयास कर रहा है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, इन्फॉर्मेशन का एक और सोर्स था हमारा, मिशनरी। ये जो इस ईसाइयों की जो मिशनरी हमारी थी ना, उसमें वो जो आर्टिकल्स लिखे जाते थे, जिसमें खास करके ट्रेवलर अकाउंट में ये नाम दिए हुए तुम्हारा बरबोसा हो गया, राल्फ हो गया, फिच हो गया, रोए हो गया, वेर्नियर हो गया। ये सब छोटे छोटे नाम है हमारे, ये सब इंग्लिश में तुमको मिलेंगे। तो वहाँ पर इन चीज़ों से भी ना तुम इसका मिडाइवल हिस्ट्री को ना तुम ये नॉलेज गेन कर सकते हो तुम्हारा। ठीक है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी पर कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि ये छोटे स्तर पर तुम्हारी है जो मिलते हैं, लेकिन इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। सोशियो कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री को ना जानने का हमारा मदद इसमें मिलता है, हमारा जानने का हम इससे प्रयास कर सकते हैं, जिसमें क्वाइंस हो गए और जो भी बोन वगैरह। लेकिन इसकी डिपेंडेंसी कम है, मेडाइवल में ये इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं रखता जितना कि लिटरेरी रखता है। अब कलम से किताबों में जो बातें लिखी जा चुकी है, मिल चुकी है, तो अब उतना आर्कियोलॉजिकल साइंस भी तो हमारा डेवलप नहीं ना, जिसमें शामिल किया गया है पोटरी का, बिल्डिंग्स का, वेपन्स का, ऑर्नामेंट्स का। ये सब एंशियंट में हम लोग ना ज़्यादा इसका स्टडी किया करते थे। मेडाइवल में ना किताबों में लिखी हुई बातें ही प्रासंगिक थी। अगर एक किताब में गलत बात लिखी तो दूसरी किताब से हम उसको ना फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इपिग्राफिकल सोर्सेज। वही इपिग्राफिकल जो तुम्हारा दीवारों पर इंस्क्राइब करके जो बातें लिखी जाती है, तो वो भी एक लंबे समय तक तुम्हारा टिका रहता है। तो उसमें इसमें दे रहा है मुगल का रीजन, खास करके निजामों की कहानी, दिल्ली सल्तनत का पूरा कंप्लीट, वो सब पत्थरों पर इंस्क्राइब करने का काम उसी समय से प्रारंभ हो चुका था। आज वर्तमान के दौर में भी तुम इस चीज़ को देख सकते हो, है ना। कॉन्टेक्ट विद फॉरनर्स, ये 700 से तो सब वो तुम्हारे मध्य एशिया से तमाम प्रकार के जो ये जो लुटेरे आते थे, मोहम्मद गजनी, गजनवी, वो अपने साथ साथ में ना पढ़े लिखे लोगों को एक ग्रुप भी लेके आते थे। वो लोग लूटते थे और पढ़े लिखे लोगों को बोलते थे कि ना कि आप कहानी लिखिए इसके बारे में, है ना। देखो इस मोहम्मद गजनी, गजनवी सबका नाम इसमें डाले हुए है। मोहम्मद गोरी के बारे में चर्चा कर रहा है। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत पीरियड की भी चर्चा कर रहा है। पांचों डायनेस्टी में वो अपने यहाँ दरबारियों को रखते थे, कवियों को रखते थे। उसी में एक तुम्हारा था वो क्या नाम है, जो पिछले दिन आई थी एक मूवी, अरे ये यहाँ का शासक का जो कहानी था, पद्मावती, है ना। तो पद्मावती जो था ये वो क्या नाम है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा हुआ पद्मावती था, जो उसके मिडाइवल इरा में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार वगैरह में बैठ करके लोग लिखते थे। तो नहीं, अमीर खुसरो नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी का था पद्मावती, मलिक मोहम्मद जायसी का। तो मलिक मोहम्मद जायसी, तो उसमें आलतू फालतू चीज़ों का जिक्र किया गया है, तो जिसका विरोध उन्होंने किया कि नहीं। तो उसमें ट्रेवलर अकाउंट के साथ साथ में ना अपने यहाँ दरबार में भी ना लोग उसमें पोइट वगैरह को, कवि उवि को लिखते थे, तो कवि लोग लिखते थे। तो उस नोवेल में ना अलाउद्दीन खिलजी का और वो पद्मावती की पूरी कहानियों का अनावश्यक तौर पर वर्णन किया गया है। तो उसमें उसका विरोध किया गया है कि वो पक्षपात से भरा हुआ था, चूंकि वेतनभोगी था। तो वो मलिक मोहम्मद जायसी, तो वो तुम्हारे क्या नाम है, हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन कुछ ज़्यादा ही कर दिया होगा, तो पक्षपात से भरा हुआ तुम्हारा था। ऐसा माना जाता है पद्मावती के बारे में। वो पद्मावती एक उपन्यास था जिसमें पद्मावती रानी थी जो हमारी चित्तौड़ की, उसको ना गलत तरीके से प्रेजेंट करने का इसमें प्रयास किया गया था। खैर जो भी हो, उसे इतिहास की जानकारी तो मिलती ही है, वो गलत हो या सही हो उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारा उस टाइम का पूरा थोड़ा बहुत एनालिसिस उससे हो ही सकती है हमारी। ठीक है। यही था तुम्हारा मुगलों के टाइम में भी तुम इसको देख सकते हो। रिलीजियस ट्रेडिशन में ना प्रीडोमिनेंट कल्चर की जो बात कर रहा है, तो ये देश का पूरे हेट्रोजीनियस हो या होमोजीनियस हो, हम धर्म से ऊपर तो जरूर बातें करते हैं, लेकिन धर्म एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उसमें तमाम प्रकार की ऐसी बातें होती हैं जिसमें हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, मुस्लिम हो गए, बुद्ध हो गए, तमाम प्रकार के से धर्म हमारे थे। जिसमें ये मिडाइवल इरा में तुमको दिखा रहा है कि इस्लाम एक नया धर्म था जो होली कुरान को लेकर के आए थे यहाँ पर। और हालांकि कुरान के बारे में भी बहुत तमाम प्रकार की ऐसी बातें होती है कि कुछ अनावश्यक और जो विवादित चीज़ों को उसमें डाला गया है, लेकिन खैर उसका भी विरोध हमारे देश में हुआ। तो इसमें दे रहा है कि
हिंदू रूलर्स थे हमारे, और जो बड़े बड़े दान हमारे दिए जाने लगे शासकों को, पेट्रोनाइज द लैंड ऑफ द ब्राह्मण द ग्रेट, उनको ग्रांट दिया जाता था टैक्स वगैरह का। और इस तरीके से ब्राह्मण हमारे ना वेल्दी हो गए, संपन्न हो गए और पावरफुल हो गए। उन्होंने इसी संपन्नता और जो शक्ति का प्रयोग उन्होंने कास्ट सिस्टम को जनरेट करने में किया, और बहुत रिजिड हमारे रिलीजियस नॉर्म को ना फॉर्म करने का प्रयास किया, जिसमें छूत अछूत तमाम प्रकार की बातें थी। इसके विरोध में ना इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ द भक्ति, ये भक्ति मोमेंट का, ये यहाँ पर मैंने तुमको दिखाया है। इस कंटेंट में देख सकते हो। रिलीजियस मोमेंट देख रहे हैं आप लोग, इस रिलीजियस मोमेंट को देखो। यहाँ पर स्पेशल हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसमें हिंदू धर्मों में भी ना जाति धर्म संप्रदाय को लेकर के तमाम प्रकार की जो नकारात्मक बातों का जो एनालिसिस थे, उसका विरोध इसमें किया गया है। ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि इस्लाम नया आया था, पॉपुलर हुआ इंडिया में। अब तो खैर वो शासक ही उनके थे, तो कहना नहीं था। तो देखो, इस्लाम में जो रेडिकल इस्लाम है ना, जिसको हम पुराना इस्लाम कहते हैं, उसमें बहुत पेंच है। उसमें मरने मारने न जाने प्रकार गलत गलत चीज़ों का एनालिसिस की जाती है। लेकिन एक नया उसमें आया, तुम्हारा इस्लाम में भी सूफीज़म आया, जो कह रहा है कि द भक्ति एंड द सूफी सेंस प्रीच टू द क्वालिटी ऑफ द ऑल मैनकाइंड। ये लोगों ने बताया था कि नहीं, इस्लाम से अलग हम एक दयालुता की भावना करते हैं। इसमें संगीत की, ये शेख मुनीदी चिश्ती जो थे ना, सूफी सूफी दरगाह में, वहाँ पर लोग ना खनकाह उसको बोलते थे, वहाँ पर वो लोग अल्लाह की बंदगी करते थे, उसका ध्यान करते थे, उसके गीत गाते थे। हम लोग गाते भी हैं ना, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु यसो मसीह, है ना, हर नाम में तू समा रहा, ऐसे। तो ये जो दयालुता से भरी हुई थी हमारे, एंड दे स्प्रेड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो देखो, तुम लोग रोज मॉर्निंग में प्रे करते हो ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। तो बस यही सब बातें हैं। तो धर्म संस्कृति से भी रिलेटेड तमाम बातों का जो अकाउंट्स थे हमारे, जो बायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफी था, लिटरेरी वर्क्स थे हमारे थे, जो ये मेडाइवल ईरा के ना हिस्टोरिकल कंटेंट्स को जानने का हमारा एक बहुत बड़ा और इजी एक सोर्स था। ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर आपका समाप्त हो गया। यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आप देख सकते हैं। और इसमें होमवर्क के तौर पर अब इसको आपको बना लेना है। इस तरीके से चैप्टर आपका समाप्त हो गया। इस पर मैं एक क्लास और दे दूंगा तुम लोगों का, कोई यदि डाउट वगैरह है तो, नहीं तो फिर इस ऑब्जेक्टिव वगैरह को बना करके तुम दिखाओगे। ठीक है ना बाबू। चलो, तो आज के इस वीडियो लेक्चर वाला क्लास में बस इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कोई एक नेक्स्ट अगले कोई चैप्टर को ना स्टडी कर रहे होंगे। चलो, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स।